वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज एनालिसिस में आप सभी का तहे दिल से मैं अमर अरविंद स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज 8 अगस्त है, इसका न्यूज एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा। उससे पहले जो भी चैनल पर अभी जुड़ रहे हैं नए स्टूडेंट हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और हमारे पुराने स्टूडेंट मित्र हैं वो चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। कल का दिन बहुत ही स्वर्णिम इतिहास का दिन था, क्योंकि कल टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा नीरज जो थ्रोवर हैं उनके द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। ये पीटी ओरिएंट यहाँ पर आपको न्यूज़ मिलेगा, तो आप लोग न्यूज़ में ये सेगमेंट ज़रूर, आज के स्वर्ण तालिकाएं जो हैं टोक्यो में टूटा ओलंपिक, जिसमें 1 गोल्ड 2 रजत यानी सिल्वर और 4 कांस्य ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 7 पदकों के साथ भारत ने अपने टोक्यो ओलंपिक में उपलब्धि हासिल की। इनमें किस व्यक्ति ने क्या प्राप्त किया इसकी चर्चा दी गई है, जैसे मीराबाई चानू, रवि दहिया, लवलीना, पीवी संधू। भारतीय हॉकी टीम ये 41 वर्षों के बाद पुनः कोई मेडल प्राप्त किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। बजरंग पुनिया और नीरज चोपड़ा, जिनका तस्वीर आप देख रहे होंगे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इससे संबंधित आपको पीटी ओरिएंट चीज़ें मिलेगी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुश्ती के संबंध में भी कुछ पदक तालिका दिया हुआ है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेन टॉपिक क्या है, पीटी ओरिएंट और मेंस ओरिएंट टॉपिक आपको क्या होगा। तो पहला न्यूज़ आपको, पहला पेज जो है इसका, देश को मिली 1 डोज वाली वैक्सीन। 1 डोज वाली, अभी तक जितनी भी थी सभी 2 डोज वाले थे। तो अब जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का जो सिंगल डोज वैक्सीन है उसे मंजूरी देने का प्रयास चल रहा है। उसके संबंधित जो भी चीज़ें दी गई हैं सारी जानकारियां यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उससे ओरिएंट जो की पॉइंट है आप लोग इसको देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं इसके संबंध में कुछ की नोट्स है उस पर मैं चर्चा करूंगा, और उससे संबंधित जो मेंस है और प्रश्न है, मॉडल प्रश्न और पीटी प्रश्न, उस पर विशेष चर्चा की जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है नोवेल कोरोना वायरस क्या है, इसके संबंध में आप लोगों को जानना चाहिए। जिसमें नोवेल कोरोना वायरस का नया नस्ल है, कोरोना वायरस का नया नस्ल सबसे पहले वुहान शहर में आया। चीन से पता लगने पर यह कोरोना वायरस वाली बीमारी को कोरोना डिजीज़ या कोविड-19 कहा जाता है। इसके संबंध में बीपीएससी जो हाल में एग्ज़ाम लिया है, इसके संबंध में प्रश्न आपको वहाँ से पूछा गया है। कोरोना जो WHO के CEO हैं, कोरोना के लिए 6 वायरस के लिए डिजिड के लिए नामकरण इनका किया गया है। पहले इस बीमारी को 2009 में नोवेल कोरोना वायरस या 2019 NCOV के रूप के नाम से जाना जाता था। इसे कोविड-19 वायरस जो है सार्स के नाम से जुड़ा एक वायरस है, जो पहले चल रहा था, उससे संबंधित बीमारी से संबंधित जुड़ा हुआ वायरस है। ये सभी लोगों को अब तक पता चल चुका है। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB जो है सहित कई संस्थानों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की पुष्टि की है। विश्व में बहुत से नए वेरिएंट कोरोना का देखने को मिले, उससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको पीटी में पूछेगा और मेंस में यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। विश्व में WHO ने इन कोरोना वेरिएंट को 2 श्रेणी में बांटा है। तो पहला श्रेणी कौन है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, VOIS जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOCS दिया जाता है। हालांकि कोरोना वायरस वेरिएंट को VOIS में रखना है या रखा गया है। VOC में यह फैसला वेरिएंट के संभावना के अनुसार देश की सरकार भी कर सकती है। यह निश्चित है कि इस ग्रुप में राज्य सरकार भी रखने का अपना सिफारिश कर सकती है, पर WHO ने
इसका VOIS के संस्करण में नामकरण किया है। तो जो वेरिएंट मिले वो कौन कौन से वेरिएंट है इसको देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम में जो वेरिएंट मिला है उसे अल्फ़ा नाम दिया गया है, अल्फ़ा वेरिएंट। दक्षिण अफ्रीका में बीटा, ब्राज़ील में गामा, भारत में डेल्टा। और भी देश का नाम है तो अल्फ़ा बीटा गामा महत्वपूर्ण है, तो इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है। वैसे ऐसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिडिल ईस्ट कंट्री जो है उससे संबंधित वेरिएंट वहाँ भी मिले, उनका भी नाम आप लोग देख लीजिएगा। नोट यहाँ पर है, WHO इन सभी कोरोना वेरिएंट को VOC यानी वेरिएंट ऑफ कर्सन की श्रेणी में रखा है। तो VOIS है श्रेणी में राज्य सरकार और विश्व की संस्थाएं भी रखने में सक्षम है, दोनों ग्रुप में किसी में भी रख सकती है। पर WHO ने किस में रखा है? WHO ने VOC वेरिएंट ऑफ कर्सन के श्रेणी में इन सभी वेरिएंट को रखा है। तो प्रश्न आपको PTC में यहाँ से पूछा जा सकता है किस श्रेणी में रखा गया है। भारत में इसके अतिरिक्त आपको जो भी चीज़ें हैं, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम क्या है इससे जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न मेंस में पूछा जा सकता है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सर्वप्रथम 1978 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम एंड इम्यूनाइजेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI के रूप में पेश किया। तो किस रूप से पेश किया गया, कब, कौन सी संस्था थी, कब की थी, आपको ये PT में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वर्ष 1985 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया। कब किया गया? तो वर्ष 1985 में। इस कार्यक्रम के मुख्य घोषित उद्देश्य शामिल किए गए। जैसे क्या थे घोषित उद्देश्य? टीकाकरण के कवरेज को तेजी से बढ़ाना था, सेवाओं की गुणवत्ता सुधार करना था, प्रदर्शन में निगरानी के लिए जिलेवार प्रणाली का निर्माण करना था, वैक्सीन के आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। साथ ही साथ भारत का यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम जो UPI सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है, जो प्रति वर्ष 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये प्रोग्राम है। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न PT में देखने को मिलेंगे। पूर्ण जो टीकाकरण है कवरेज 90% तक बढ़ाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को लागू किया। तो मिशन इंद्रधनुष आप लोगों को पता होनी चाहिए, PT प्लस मेंस दोनों एस्पेक्ट से, और प्लस इंटरव्यू में भी आपको ये प्रोग्राम पूछा जा सकता है। जिनका साइंस बैकग्राउंड है या चर्चा में रहेगा जिस वर्ष, तो ये प्रश्न आपको वहाँ से पूछने को मिलेगा। जैसा कि मुझे बहुत से मॉक इंटरव्यू में ये पूछा गया था, क्योंकि उस समय मिशन इंद्रधनुष के समय मिशन 3.0 चल रहा था, तो इससे संबंधित आपको मॉक इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो पूर्ण टीकाकरण क्या नीति है भारत सरकार की, इसमें संबंध देख लेते हैं। पूर्ण टीकाकरण का मतलब एक बच्चा अपने जीवन काल के पहले वर्ष में कुल 8 टीकों का खुराक पूर्ण रूप से यानी समूह में प्राप्त करे। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत जो टीकाकरण प्रोग्राम जो लिस्ट है उसमें कुल 8 टीकों में से एक समूह है, उसको पूरा खुराक पूरा करे, उसमें पूर्ण टीकाकरण माना जाता है। जन्म के कुछ समय बाद एकल खुराक के रूप में तपेदिक BCG का टीका लगाएगा, तो इसे पूर्ण टीकाकरण के श्रेणी है। पोलियो टीका की जिसकी खुराक के जन्म के समय दी जाती है। 4 सप्ताह के अंतराल के बाद 2 पोलियो के टीके, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के रोकने के लिए टीके के 3 खुराक और खसरे के लिए 1 खुराक। अगर ये सारे खुराकों को लेता है, किसी बच्चे को पूर्ण रूप से दे दिया जाता है, तो पूर्ण टीकाकरण माना जाता है। अर्थात अगर कोई बच्चा किसी एक टीके को भी नहीं ले पाता, मान लीजिए टेटनस का टीका उसे नहीं किसी वर्ष पड़ सका, तो इसे पूर्ण टीकाकरण नहीं कहा जाएगा। जब तक पूरे टीका उसे नहीं मिल जाता, उसे पूर्ण टीकाकरण के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित हेल्थ एंड इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 में से 2 बच्चे अपना टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं करते। तो डाटा भी आप लोग को मिल गया यहाँ से। तो रिपोर्ट में जो भी रिपोर्ट डाटा दिया जाता है वहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। मेंस मॉडल क्या है, यहाँ पर मेंस का जो प्रश्न मॉडल क्या है देख लेते हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
क्या आप इस बात से सहमत है? तो भारत में जो वैक्सीन प्रोग्राम विश्व में जो वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है, तो भारत का क्या उसमें भूमिका है, तो इसके संदर्भ में आपको बातें लिखनी है। आप लोग टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ, आप लोग वहाँ से ऐड हो जाइए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं, वहाँ से आप लोग इसका मॉडल आंसर आप लोग सेंड कीजिएगा, जिसे मैं पर्सनली चेक करके आप लोगों को इसका रिप्लाई करूँगा। और जो भी पीटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर आप लोग सेंड कीजिए आंसर को। नया इनिशिएटिव है, आप लोग जुड़िए, बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि यह कंप्लीट पैकेज है। क्योंकि जिस तरह मैं न्यूज़ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सारे को शामिल किया गया है। तो आप लोग इससे जुड़िए और जो भी सुविधाएं दी जा रही है उससे उसका लाभ उठाइए। चलिए, पीटी मॉडल प्रश्न क्या है, सॉरी एक मेंस का भी है। भारत सरकार की स्वास्थ्य कूटनीति क्या है, स्पष्ट करें। तो स्वास्थ्य कूटनीति क्या होती है, इसके संबंध में आप लोग आंसर मॉडल जो है आप लोग इसका सेंड कीजिए। उसके बाद इसका जो आंसर होगा मेरे द्वारा भी आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। चलिए, पीटी का प्रश्न इसमें क्या बन सकता है, भारत में कितने वैक्सीन का टीकाकरण के लिए मंजूरी दी गई है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितना टीका है। आप लोग पहले से 3 था, एक नया जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज के वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, तो इसके संबंध में चर्चा की गई है। तो वैक्सीन को मंजूरी किस संस्था द्वारा दी जाती है, ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। या टीका का वैक्सीन का नाम क्या है, ये भी पीटी में आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, सारे चीज़ों को यहाँ शामिल कर दिया गया है, तो आप इसको विस्तृत रूप से देखिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपको यहाँ से इस चीज़ को जाननी चाहिए। न्यूज़ में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, पर इसमें है क्या, एक्चुअली इसमें ब्रिक्स की बात है। ब्रिक्स की बात है, तो इसमें ब्रिक्स की चर्चा देखने को मिलेगी। तो ब्रिक्स के संबंध में कुछ की नोट्स है, आप लोग इसे देखिए। न्यूज जो दिया हुआ है पेपर में वैसे आप रीड कर लीजिएगा। इसका की नोट्स मेरे द्वारा है वो देखिए। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्था के एक संघ का शीर्षक संबंधी नाम है। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समूह के लिए संक्षिप्त शब्द को जोड़ के बनाया गया है। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील के द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, तो सर्वप्रथम कब आया, किसके द्वारा, भारत, रूस, इंडिया और से इसे ब्रिक बोला जाता था उस समय। जब दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ गया तो ब्रिक्स हो गया। तो ये कब, फिर 2006 में ब्रिक के विदेश मंत्रियों प्रथम बैठक के दौरान समूह में एक नियमित औपचारिक रूप प्रदान किया। तो किस वर्ष प्रदान किया गया, 2006 में ये वार्षिक रूप से प्रदान किया गया। दिसंबर 2010 में ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया, तो आमंत्रित ब्रिक्स कहे जाने लगा। तो 2010 में आप लोग ये सब पीटी में प्रश्न बार बार देखने को मिलता होगा कि कब दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ ब्रिक्स में, कब सम्मेलन में औपचारिक रूप से संगठन का नियमित किया, इस संगठन का नाम किसने दिया, ये सब पीटी में देखने को मिलता है। संरचना इसका क्या है ये देखते हैं। ब्रिक्स कोई संगठन का रूप नहीं है, बल्कि ये 5 देशों सर्वोच्च नेताओं का वार्षिक शिखर सम्मेलन है। तो आपको तो पीटी में यहाँ प्रश्न पूछेगा, तो क्या यह संगठन है, तो संगठन नहीं है। आप लोग जो ब्रिक्स सम्मेलन बोला जाता है, देखिए ब्रिक्स सम्मेलन बार बार बोला जाता है ब्रिक्स, तो ये संगठन का रूप नहीं, जैसे क्वाड कोई संगठन नहीं है, ये अनौपचारिक जैसे वो है। तो यहाँ पर सर्वोच्च नेताओं का एक वार्षिक सम्मेलन है, केवल ये औपचारिक है, ये औपचारिक रूप से बैठक करती है, संगठन का रूप नहीं है। ये संगठन का रूप रहता तो बहुत से देशों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाता। तो केवल यह 5 देशों के समूह जो उभरती अर्थव्यवस्था उसका स्वरूप है, तो जिसका वार्षिक सम्मेलन किया जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा किसी चीज़ को लेकर। ब्रिक्स सम्मेलन फोरम पर की अध्यक्षता कौन करता है, प्रतिवर्ष ब्रिक्स का जो अल्फ़ाबेट है उसके अनुसार किया जाता है। सबसे पहले ब्राज़ील, उसके बाद रसिया, उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद साउथ अफ्रीका, तो इस तरह चलता है। तो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन आभासी रूप से कब किया, 17 नवंबर 2020 को रूस के द्वारा किया गया। तो अगला कौन करेगा, अगला इंडिया करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, उसके अगला कौन करेगा, चीन करेगा, उसका अगला कौन करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा। तो इस तरह चलता है रोटेशन बाई। तो वर्ष 2020 का थीम क्या था ब्रिक्स का, ये आपको पीटी में पूछा जा सकता है। वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा, नवाचार, वृद्धि, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, आपको थीम था इसका। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया, ब्राज़ील में किया गया। तो देख रहे हैं अल्फ़ाबेट है, रसिया जब इस साल था तो अगला साल ब्राज़ील में हुआ होगा,
ब्रासिलिया थीम क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। तो आपको यहाँ से पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ से भी आप लोग को देखने को मिलेगा बहुत सा प्रश्न पीटी और मेंस का। 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, 18 में, दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में। तो अगला कहाँ होगा, अगला इंडिया में है, जान नहीं रहे आप लोग। रसिया में इस साल था 2020 का था, तो 21 में। तो आप लोग का इस संबंध में ब्रिक्स संगठन एक बहुमुखी उद्देश्य को किस रूप से, मेंस का मॉडल प्रश्न है, ब्रिक्स संगठन एक बहुमुखी उद्देश्य को किस रूप से सामने लाती है। तो इसका बहुमुखी उद्देश्य क्या है, इससे स्पष्ट करने की बात कर रही है। भारत चीन संबंधों को इस मंच के माध्यम से बेहतर बनाने के क्या विकल्प तलाशे जा सकते हैं। क्या इस मंच में भारत और चीन का जो संबंध है उसको बेहतर बनाया जा सकता है इस मंच के द्वारा। तो इसके संबंध में अपना चर्चा कीजिए, इसके संबंध में मॉडल आंसर ग्रुप में शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पर जो लिंक दिया हुआ है। फिर पीटी मॉडल इससे प्रश्न क्या होगा, ब्रिक्स का गठन कब किया गया, 11वां ब्रिक्स सम्मेलन का थीम क्या था, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपको मिलेगा, नेक्स्ट न्यूज है, नीचे आइए यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज आपसी जो नेताओं का जो चलता है बयानबाजी वो है, उस पर ध्यान नहीं देना है। वो न्यूज है, वो न्यूज डिटेल से नहीं पढ़नी, पर इसमें एक चीज़ टर्म की चर्चा की गई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसकी चर्चा आप लोगों को करनी है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इस पर विशेष रूप से की नोट्स क्या है देखते हैं। चलिए नोट क्या है इस पर है, नोट है गरीब कल्याण योजना के संबंध में क्या है देख लेते हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्गों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKP की शुरुआत की गई थी, गत वर्ष की गई थी, सभी को पता है। इसका नोडल एजेंसी कौन होता है, वित्त मंत्रालय होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पीटी में प्रश्न पूछ सकता है, इसका नोडल एजेंसी कौन है, वित्त मंत्रालय, न कि कोई और, समझ लीजिएगा। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से पहले ही प्रदान किए गए 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा, गेहूं या चावल, दोनों में से कोई एक को दिया जाए, दोनों नहीं दिया जाएगा। मुफ्त में उपलब्ध किया रहने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो किस प्रणाली के तहत, PDS के माध्यम से दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाएगा। किस अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा, गेहूं या चावल। तो आपको यहाँ से पीटी को प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों का अंतिम जनगणना 2011 पर आधारित है, ये भी आपको पीटी में प्रश्न देखने को मिलेगा, किस जनगणना पर आधारित है। मार्च 2020 में योजना को शुरू किया गया था जब कोविड आया था। 23 जून के कैबिनेट के मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव का ये मिशन जो था, राशन मिलने वाला अवधि 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह पहले यह योजना जून 2021 तक था जो मिलना था इस योजना के तहत, अब इसे नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। तो पीटी में आपको प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिलेगा। चलिए इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना के तहत 80 करोड़ आबादी को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। हाल ही में बहुत से राज्यों में समीक्षा बैठक की गई थी। मध्य प्रदेश, नोट यहाँ पे एक चीज़ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश 7 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस के रूप में मनाया है। ये 7 अगस्त को जो हाल में बीता है, कल ही का दिन था जो। तो किस राज्य ने किया, ये मध्य प्रदेश ने किया है। तो आपको यहाँ से पीटी के प्रश्न देखने को मिलेगा। अब इससे रिलेटेड है पर गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना में। तो इसके संबंध में कुछ बातें हैं, इसको भी देख लीजिए आप लोग। 20 जून 2020 को यह प्रारंभ किया था। गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। GKRA को शुरू किया गया था। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से शुरू किया है। तो कहाँ से, तो बीपीएससी में प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, प्रीवियस एग्जाम जो हुए उसमें पूछे भी गए हैं।
किस जिला से यह शुरू किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा लगभग 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस अभियान के तहत 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा को शामिल किया। किन किन राज्यों को? तो बिहार को, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, झारखंड को, उड़ीसा को शामिल किया। 6 राज्यों को। 6 राज्यों में से 116 जिलों को गांव के कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इसे शामिल किया गया है। तो कौन से सेंटर इसके द्वारा कार्य कर रहे हैं? तो कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है सारे जिलों में, उसके माध्यम से यह रोजगार अवसर का जो भी योजना है उसके संचालित की जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्रों को, तो ये कितने जिलों को? इन 6 राज्यों में 116 जिलों। तो पीटी में आपको प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके साथ और भी कार्य किए गए जिसे आप लोगों को जानना चाहिए, जैसे वन नेशन वन राशन कार्य किया गया है। सामुदायिक कैंटीन के संबंध में भी सरकार चला रही है। क्या है ये योजना? गरीब उत्थान के लिए, कोविड के दौरान गरीबों के सहायता के लिए सरकार के द्वारा कदम जो उठाए गए हैं। अब मॉडल आंसर इसका देखते हैं, मेंस का क्या है। भारत सरकार द्वारा हालिया गरीब कल्याण संबंधित योजनाओं का सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को किस रूप से रेखांकित किया जा सकता है? तो आप इसके संबंध में अपना मॉडल आंसर ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप पर शेयर कीजिए, वहाँ से रिप्लाई आपको मिलेगा। तो ग्रुप में सबसे पहले जुड़ना होगा, उसके लिए आपको लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जुड़ सकते हैं। अब यहाँ से पीटी मॉडल प्रश्न क्या है? गरीब कल्याण अन्न योजना जो है किस अवधि तक बढ़ाई गई है? तो किस अवधि तक बढ़ाई गई आप लोग ग्रुप में डालिए, या कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन वितरण किसके माध्यम से किया जा रहा है? किसके माध्यम से किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। सारी की चर्चा की जा चुकी है, या टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट है इसका पीटी जो मॉडल आंसर है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किन राज्यों में शुरू किया गया? किन राज्यों में शुरू किया गया है? तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। बाढ़ के संबंध में चर्चा हुई है। बार बार बाढ़ आता है राज्यों में, पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में, इससे संबंधित न्यूज़ है। तो इसका की पॉइंट क्या है इसे देखते हैं। की पॉइंट क्या है? चर्चा में एक रहा था फ्लैश फ्लड की घटना उत्तराखंड में होती है बार बार, ये चर्चा में, तो इससे प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। उत्तराखंड के ग्लेशियर्स टूटने के लिए धौली, गंगा, अलकनंदा नदियों के बड़े पैमाने पर फ्लैश फ्लड की घटना देखी गई है। यह घटना ऋषि गंगा के नदी में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के गिरने से हुई थी, जिसमें पानी की मात्रा अचानक वृद्धि हो गई थी। और यह क्या होता है, यह किस नदी है, इसका सब उद्गम आप लोग देख लीजिएगा। जो भी चीज़ें बताई जाती है उसके आप लोग रिसर्च कीजिएगा और सर्च कीजिएगा, उस पर आपने नोट बनाइएगा। चलिए देखते हैं फ्लैश फ्लड क्या है। यह घटना बारिश के दौरान या उसके बाद जल स्तर में हुई अचानक वृद्धि को दर्शाता है, इसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। यह बहुत ही उच्च स्थानों पर छोटी अवधि में घटित होने वाली घटना है। आमतौर पर वर्षा और फ्लैश फ्लड के बीच 6 घंटे के कम से भी कम का अंतराल होता है। तो ये 6 घंटे से कम अंतराल में घटना घट जाती है। तो ये आप लोग पीटी ओरिएंट आप लोग देख सकते हैं। फ्लैश फ्लड जो है क्या होता है, खराब जल निकासी लाइनों के या पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमण के कारण भयानक और हो जाती है, और भी भयानक हो जाती है यह स्थिति। भारत में बाढ़ की स्थिति क्या है ये भी आप लोगों को जाननी चाहिए, और ये आप लोगों को इसके संबंध में आपको कुछ की नोट्स दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। तो कितना क्षेत्र को? 4 करोड़ हेक्टेयर को। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक हैं, परंतु हाल के कई राज्यों में बाढ़ के अधिकतर मामले सामने आए। इनका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन संबंधी परिणाम के तौर पर देखा जाए। जैसे आपको दक्षिण के राज्यों में भी मिला है, पूर्व के राज्यों में भी, असम छोड़ के और भी राज्य हैं, मध्यवर्ती भारत में भी है, फिर आपको उत्तर के पहाड़ी इलाकों में राज्यों में है, फिर महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में भी आपको कुछ बाढ़ के न्यूज़ देखने को बार बार मिले। तो इसका कारण क्या है? महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन संबंधी। बाढ़ प्रबंधन हेतु
क्या प्रयास किए गए हैं, तो क्या प्रयास किए गए भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसे तो आप लोग बेहतर तरीके से कीजिएगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन के संबंध में ये रामबाण टॉपिक है, ये हर जगह यूज होता है। तो आप लोग इस पर अच्छा सा नोट्स बना के रखिए। फिर राष्ट्रीय जल नीति 2012, बाढ़ प्रबंधन के सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम और इसका संबंधित ये योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और बहुत से राज्य स्तर पर भी चलाए जाते हैं। तो मेंस मॉडल प्रश्न क्या है, इसके संबंध फ्लैश फ्लड क्या है, यह मैदानी इलाकों में आने वाले बाढ़ से कैसे भिन्न है, भारत सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में किन उपायों को क्रियान्वित की जा रही है, व्याख्या कीजिए। इससे संबंधित आंसर जो है आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए। पीटी मॉडल प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं या ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष घोषित किया गया, किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम को पारित किया गया, फ्लैश फ्लड की घटना क्या है, इससे संबंधित बातें आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आप लोगों को आपको यहाँ से मिलेगी और भी नीचे है नेक्स्ट न्यूज़। चलिए यहाँ से है नेक्स्ट न्यूज़। 3 वर्षों में अमेरिकी जैसी सड़क होंगी देश की, गडकरी द्वारा। गडकरी जी बहुत ही क्रांतिकारी योजनाओं को लाते हैं और जो भी इनका अचीवमेंट रहता है वो पूरा करके दिखाते हैं। बहुत ही सशक्त रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसके संबंध में बहुत सा न्यूज़ है, आप लोग देखिएगा। की नोट्स इसके संबंध में क्या है आप लोगों को जानना चाहिए, अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए, तो इसके संबंध में भारतमाला प्रोजेक्ट आप लोगों को जाननी चाहिए। यह एक इसे आप भारतमाला प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से जानते हुए आप लोगों को आंसर की में शामिल करना चाहिए। पहला क्या, भारतमाला परियोजना का चरण फर्स्ट योजना के अंतर्गत 34,800 किलोमीटर राजमार्ग, जिसमें 1,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे विकास परियोजना अवशिष्ट भाग सहित है। विकास के लिए अनुमानित व्यय कितना है, 5,35,000 करोड़ रुपये। संलग्न निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2017-18 में भारतमाला कार्यक्रम को चलाया गया, प्रारंभ किया गया। पीटी में पूछा गया, बीपीएससी के हाल के एग्जाम जो प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ प्रश्न भी पूछा और भी एग्जाम हुए उसमें प्रश्न इससे पूछा गया। इसके अंतर्गत क्या काम किया जा रहा है, इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, फीडर कॉरिडोर बन रहा है, इंटर कॉरिडोर बन रहा है, राष्ट्रीय कॉरिडोर बन रहा है, तटवर्ती सड़क, बंदरगाह संपर्क सड़क आदि का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना कार्यक्रम की अवधि क्या है, 2017 से 18 से लेकर 21-22 तक। तो 21-22 तक ये परियोजना पूरी करने का लक्ष्य है। चरण फर्स्ट में कुल 34,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया। इसमें क्या शामिल है, ये आप लोग को प्रश्न के तौर पर कहीं पूछा जा सकता है। तो आप लोग 5,000 का राष्ट्रीय कॉरिडोर है, 9,000 किलोमीटर का आर्थिक कॉरिडोर है, 6,000 किलोमीटर फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर दोनों है, 2,000 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कें हैं, 2,000 किलोमीटर तटवर्ती सड़क और बंदरगाह संपर्क है, 8,000 किलोमीटर हरित एक्सप्रेस क्षेत्र है। तो आपको यहाँ से तो 800 किलोमीटर का कितना हरित एक्सप्रेस क्षेत्र है, इसमें एक्सप्रेसवे है। तो एक्सप्रेसवे आपको 800 किलोमीटर आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। 10,000 किलोमीटर अधूरे सड़क का निर्माण भी इस योजना के तहत शामिल। तो ये समग्र योजना है। तो आपको जब सड़क बनाएगा तो भारतमाला प्रोजेक्ट की चर्चा जरूर होगी। तो इस परियोजना के तहत जो कार्य करने वाली प्रमुख एजेंसियां कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम और लोक निर्माण विभाग है। नेक्स्ट है लाभ क्या होगा इससे, लाभ पूरे देश में सड़क संपर्क सुधरेगा, आर्थिक गलियारों का कार्यों की त्वरित आवाजाही वृद्धि होगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होगी, निवेश में तेजी और रोजगार सृजन की वृद्धि होगी। फिर इसके बाद इसको विश्व सड़क नेटवर्क में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएगी है। इसके संबंध में कुछ एक और भी मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित चीज़ें हैं। तो मोटर वाहन क्या है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 1 सितंबर 2019 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था और यह 1988 के मोटर वाहन अधिनियम संशोधन करके लागू किया गया। यह अधिनियम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से बहुत ही कठोर प्रावधान रखे गए हैं। तो प्रावधान आप लोग देख लीजिएगा। मेंस मॉडल प्रश्न क्या है, इसके संबंधित
देखिए, भारतमाला परियोजना भारतीय अवसंरचना निर्माण में कैसी भूमिका निभा रही है, कैसी भूमिका निभा रही है भारतीय अवसंरचना निर्माण में, तो आप लोग देखे होंगे, लाभ में मैंने बताया भी। बढ़ता सड़क नेटवर्क संसाधनों को और भी सेवाओं से नज़दीक लाता है या लाता जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत है? अगर सड़क का नेटवर्क बढ़ेगा तो जो भी सेवाएं दी जाती है, राज्य की द्वारा सेवाएं दी जा रही है या कंपनी विशेष के द्वारा सेवाएं दी जाती है, तो उसे और भी नज़दीक लाता है। तो यह इस बात से सहमत है? तो आप इसके संबंध में चर्चा करिए। इसका आंसर आप लोग भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। चलिए, पीटी ओरिएंट कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं या टेलीग्राम पर सेंड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से ऐड होइए। सबसे पहले, भारतीय माला परियोजना की अवधि कब तक है? भारतमाला परियोजना कुल लंबाई निर्धारित कितनी है? भारतीय माला परियोजना के तहत कुल कितने क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है? और सड़क सुरक्षा संबंधी कौन सा अधिनियम हाल ही में पारित किया गया है? तो ये आपको पीटी ओरिएंट प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए आर्टिकल, क्योंकि हालिया जो राजनीतिक उठापटल होता है, विचारों का हेट स्पीच जिसमें होता है, इससे संबंधित बातें दी गई है। आप लोग यहाँ से इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपको मेंस राइटिंग में बहुत ही अहम भूमिका अदा करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ यहाँ डाटा दिया गया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अश्लीलता और मुनाफे के खेल में, तो आप लोग को यहाँ इससे प्रश्न आपको बन सकता है कि पोर्नोग्राफी के संबंध में क्या भारत का स्टैंड है, भारत में क्या नियम कानून है और कौन सी संस्था इससे संबंधित है। तो इसके संबंध में आपको ये आर्टिकल पढ़नी चाहिए। आपको यहाँ लास्ट टॉपिक में चर्चा करूँगा, नीचे है। जैसे कल अफगानिस्तान तालिबान के संबंध में चर्चा किया था, आज भी न्यूज़ है, तो कल के न्यूज़ से ही आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ जो डाटा दिया गया है। विशेष कुछ आएगा तो अलग से एक बार दिया जाएगा। चलिए यहाँ लास्ट न्यूज़ इसमें देखिए। यूएन गुंटा विद्रोही म्यांमार के राजदूत को मारने की साजिश में विफल रहे हैं। तो ये न्यूज़ दिया गया, न्यूज़ आप लोग देख लीजिएगा। इससे संबंधित की नोट्स है जिसे आप लोग को जानना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है। म्यांमार में तख्ता पलट क्यों हो रहा है, क्यों हुआ, इसके संबंध में कुछ बातें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, म्यांमार की सेना देश की स्वतंत्रता वर्ष 1948 के बाद तीसरी बार सरकार की तख्ता पलट की। तो सबसे पहले पीटी में तो आप लोगों को प्रश्न यहीं से पूछो, ये म्यांमार में ये कितनी बार तख्ता पलट की जा चुकी है? ये तीसरी बार है। म्यांमार की सेना अधिकारियों ने अपने बचाव में तख्ता पलट को मारने से इनकार कर दिया। तो उनके मानने से क्या होता है? जग जाहिर हो गया है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। वर्तमान समय में सभी शक्तियों को कमांडर इन चीफ मिन हांग ह्यांग को स्थानांतरित करते हुए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। म्यांमार ने नवंबर 2020 के चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक ने एक शानदार विजय प्राप्त की से उसने संघ क्षेत्रीय राज्य स्तर पर 82% संसदीय सीट को हासिल किया। तो देख सकते कितनी बड़ी जीत है। सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने चुनाव में व्यापक धोखाधड़ी होने का दावा किया। तो प्रश्न पीटी में आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि इस पार्टी ने विरोधी मुख्य पार्टी कौन था? जुंटा इसके संबंध में चर्चा में रहा है, आप लोग इसको जानना चाहिए क्या है। जुंटा के नेतृत्व वाले म्यांमार के राजनीतिक माहौल में वर्ष 2010 के आसपास बदलना शुरू हुआ। 2008 में सेना ने नया संविधान लिखा था, जिसमें संक्रमण की स्थिति में सैन्य जनरलों के हितों की रक्षा सुनिश्चित किया गया था। तो संक्रमण की स्थिति आपातकाल में सैन्य जनरलों का क्या स्थिति होगा, क्या उसे शक्ति प्राप्त होगी, तो इस 2008 के संविधान से प्राप्त होता है। भारत का रुख इस आपातकाल में क्या है, तो इसे देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में म्यांमार के मुद्दे में शामिल हुआ। तो अभी जान ही रहे हैं, अभी सुरक्षा परिषद में भारत अध्यक्षता भी कर रहा है। तख्ता पलट के तुरंत बाद भारत ने म्यांमार के राजनीतिक स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की है। कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानून के शासन को बरकरार रखा जाना चाहिए।
तो भारत का रुख यह है, यह एक लोकतांत्रिक देश के रूप में लोकतांत्रिक बात बोला है। भारत म्यांमार संबंध सांस्कृतिक संबंधों के साथ व्यापारिक, आर्थिक, सुरक्षा और रक्षा के हित संबंधित दोनों देशों के बीच है। आधारभूत और संरचना जो है विकासात्मक परियोजना जैसे बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है या किया है, वह जिसे वह आसियान देशों तथा पूर्व के प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। तो प्रश्न तो पीटी में आपको यहाँ से ही पूछा जा सकता है, पूर्व का प्रवेश द्वार किस देश को बोला जाता है या कहा जाता है? तो म्यांमार को। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ 7वें बंदरगाह परिवहन विशेष आर्थिक क्षेत्र का योगदान भी भारत कर रहा है सहयोगी देशों के साथ। तो प्रश्न आपको यहाँ से भी पीटी में देखने को मिलेंगे। तो मेंस मॉडल प्रश्न क्या है? तो ये देखिए, म्यांमार में तख्ता पलट भारत के राजनीतिक रिश्तों को किस हद तक प्रभावित करेगा या कर रहा है? ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। भारत के द्वारा उठाए गए कदम को स्पष्ट करें, भारत क्या कदम उठाया इसके संबंध में इसको स्पष्ट कीजिए, या उसका रुख क्या है, तो इसके संबंध में आपको स्पष्ट करना है। ये आपको टेलीग्राम पर भेजिए अपना आंसर लिखकर। आपका जो भी आप लोग आंसर इसके संबंध में आप लोग को पता है उसे टेलीग्राम पर चेक किया जाए, उसके लिए टेलीग्राम पर ऐड होइए आप लोग। तो सबसे पहले पीटी के संदर्भ में कुछ प्रश्न है जिसे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर आप लोग, दैनिक जागरण का टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप लोग जुड़ सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जुंटा किस देश से संबंधित है? तो मैं आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। म्यांमार में तख्ता पलट किस सैन्य प्रमुख के द्वारा किया गया? म्यांमार में अब तक कितनी बार तख्ता पलट की जा चुकी है? तो सारी चीज़ों पर चर्चा की गई है। पीटी में यही सब प्रश्न होता है, आप लोग देखते हैं। ये आज का रहा टेलीग्राम पर सारे न्यूज़ को जो इसका पीडीएफ है आप लोगों को भेज दिया जाएगा। आप लोग आंसर भी वहाँ पर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए। ये आज का टॉप जो न्यूज़ था उसका एनालिसिस मेरे द्वारा किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर चीज़ें मिल रही होंगी और हमसे लाभ आप लोगों को मिल रहा होगा। तो हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए और साथ में सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिए। जितना अधिक हो लोगों को हमसे जोड़िए। इसके साथ ही मैं अमर अरविंद आप लोगों से आज विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।